नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत टॉक टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे मेहमान बहुत खास हैं। वो हैं मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, जो अपनी सहज, सरल, सौम्य छवि के लिए जाने जाते हैं। और मुझे तो नहीं लगता मैंने इतने अपने 30 साल के अपने पत्रकारिता के करियर में किसी ऐसे निर्विवाद नेता को देखा हो जिसके नाम से शायद ही कभी कोई विवाद जुड़ा हो। तो मेरा पहला सवाल शुक्ला जी आपसे यही है कि ये जो आपने जो एक छवि बना रखी है कि कभी किसी विवाद में ही नहीं पड़ते, कभी अखबारों की सुर्खियाँ ही नहीं बनते, तो ये कैसे सीखा और इसकी क्या वजह है? मुझे जी विवादित बयान देना या विवादों में आने से कभी भी कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होता है कि वो अखबारों की हेडलाइन तो ज़रूर बन जाता है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए हम लोग चुने गए हैं, जी, पार्टी ने टिकट दिया है, जनता ने वोट दिया है, फिर पार्टी ने जिम्मेदारी दी है मंत्रिमंडल में काम करने के लिए, तो काम बहुत ज़्यादा है, जी। समय बहुत कम रहता है। हाँ, तो कम समय में ज़्यादा काम करना है, तो यदि विवादों में हमने समय ख़राब कर दिया तो फिर हम अपना उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं हमेशा ऐसे विषय जो विकास से जुड़े हुए नहीं हैं या जनता के कल्याण से जुड़े हुए नहीं हैं, वो आते हैं तो मैं उसको सुन ज़रूर लेता हूँ, लेकिन उसमें कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करता कि उसमें टिप्पणी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक अपना नेचर भी होता है, तो जी, जी। शुरू से ही जब हाँ, हाँ। मैं राजनीति में नहीं था तो भी स्कूल और कॉलेज के जो हमारे मित्र हैं वो उस समय इसी प्रकार की बातें करते थे कि आमतौर पे मैं समझौतावादी दृष्टिकोण हमारा उस दौरान भी रहा है। तो ये मुझे अपने परिवार के संस्कार से भी मिला हुआ है। हाँ, मेरे पिताजी के जो संस्कार थे, पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी, उसमें आमतौर पर सबको साथ में लेके चलना और किसी का बुरा नहीं सोचना, और यदि कोई गलत रास्ते पे है तो समझाने के बाद यदि ठीक नहीं होता है तो फिर छोड़ देना। तो ये शुरू से ही एक आदत भी रही है, वो भी हो सकता है आज के समय में काम आ रही। काम आ रही है। जी। मगर ऐसा राजनीति में बहुत कम होता है कि लोग विवादों में ना पड़ें, किसी पर रिएक्ट ना करें। और राजनीति में मैंने कभी देखा नहीं, मगर फिर भी एक बड़ी बात ये भी है कि आपने लगातार 5 चुनाव जीते हैं। और जब भी बीजेपी की सरकार बनी है, आप हर बार मंत्री बने हैं। मांझी के मंत्रिमंडल में भी थे, फिर बाबूलाल गौर साहब आए, उनके मंत्रिमंडल में भी थे। शिवराज जी आपको बहुत पसंद करते थे, आप उन्होंने आपको 2 बार मंत्री बनाया। और अब मोहन यादव जी। तो ये क्या आपकी वजह रही क्या कि क्यों आपको सारे मुख्यमंत्री पसंद करते हैं? इसका ज़्यादा अच्छा जवाब तो वही लोग दे पाएंगे जी, जिन्होंने अपने मंत्रिमंडल में मुझे जगह दी, और पार्टी के संगठन, चाहे वो प्रदेश नेतृत्व रहा हो उस समय का, चाहे केंद्र का हमारे नेतृत्व रहा हो, कि वो हर बार मुझे ही मौका मिलता रहा। लेकिन मुझे इस बात का संतोष ज़रूर है कि पार्टी जब कोई आपको जिम्मेदारी देती है और उस दौरान यदि उस क्षेत्र में पार्टी का विकास होता है और क्षेत्र का विकास, दो ही उद्देश्य हैं, क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, क्षेत्र ऊपर जाए, और जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसमें पार्टी का भी विकास हो, तो दोनों विकास जिस प्रकार से हुए हैं, आज विंध्य क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया है। आपने देखा जब 2018 में हमारी सीटें कम हुई थी, सब जगह से कम हुई थी, विंध्य ने लाज बचाई। विंध्य में 30 में से 24 सीटें आई थी, बिल्कुल। 80%। हाँ, और बल्कि एंटी इनकम्बेंसी के बजाय प्रो इनकम्बेंसी थी। बिल्कुल। तो पार्टी का भी विकास हुआ, और क्षेत्र के विकास के बारे में भी सब कहते ही हैं कि विंध्य बदल गया, रीवा बदल गया है। हाँ, बहुत पिछड़ा इलाका था, और कहीं न कहीं सौतेला विहार होता था। सब कुछ होने के बाद भी विंध्य क्षेत्र में सीमेंट हब है, पावर हब है, वाइल्ड लाइफ है, रीजनल टूरिज़्म का इतना बड़ा सेंटर है, मैहर में शारदा माई का धाम है, चित्रकूट धाम है। बिल्कुल। लेकिन जीवनदायिनी योजनाएं, बाढ़ सागर जैसे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े थे, उससे विंध्य आगे बढ़ नहीं पा रहा था। हमारी सरकार आई, बाढ़ सागर बना, सिंचाई की नहरों का जाल बिछा, शानदार 4 लेन की सड़कें बन गई, रेलवे लाइन का काम शुरू हो गया, एयरपोर्ट आ गया, तो अब तस्वीर बदल गई है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि बहुत तेज़ी से प्रगति करने वाले, अभी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की एक रिपोर्ट आई है जी, कि मध्य प्रदेश में सबसे तेज़ी से विकास करने वाला शहर कौन सा है, तो उसमें रीवा का नाम आया है। बिल्कुल। तो क्षेत्र का विकास और पार्टी का विकास, ये दो ऐसे काम थे जो मुझे इस बात का संतोष है कि पिछले 20-22 वर्षों से पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसमें गिरावट नहीं आई,
बल्कि उसमें प्रगति हुई। और ये बात भी हो गई कि चूँकि वो इलाका हमेशा से बड़े नेताओं का इलाका था, माने क्षेत्र था, जैसे बड़े बड़े नेता हैं, चाहे अर्जुन सिंह जी हों, श्रीनिवास तिवारी जी हों, गिरीश गौतम जी हों, बड़े बड़े नेता रहे, मगर उन सब में एक नए नेता का आना, स्थापित होना, तो अब आपको विन्न का निर्विवाद नेता कहा जाता है बीजेपी का, कैसा लगता है? चूँकि विवादों में पड़ना नहीं है तो निर्विवाद, तो फिर उसके बाद तो निर्विवाद नेता ही बनता है। तो यदि निर्विवाद नेता कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि विवादों में नेताओं को नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, ठीक। दूसरा ये कि आपने चूँकि बहुत 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किए हैं, तो 2-2 लाइनें बताइए, जैसे उमा जी की क्या खासियत थी? उनके भी आप मंत्री रहे हैं, तो वो किस तरीके से काम करती थी? क्या खासियत रही उनकी? उमा जी वास्तव में उनके जैसा वक्ता, मुझे याद है 2003 में जब सरकार बनाने के लिए उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था, और जब वो उनकी किसी जन आशीर्वाद यात्रा से लेके मंचों में जैसा ही उनका आगमन होता था, जी। तो पब्लिक में जैसे आज मोदी जी का क्रेज़ है, उस प्रकार का क्रेज़, मतलब एक मास लीडर के रूप में बिल्कुल। आप कोई बात मंच में खड़े होकर बोलो और वो लोगों के हृदय में वो गले से उतर जाए, ये उनमें एक अद्भुत क्षमता रही है। बहुत ही ज़बरदस्त वो वक्ता रही हैं। और चूँकि काम ज़्यादा समय वो मुख्यमंत्री रही नहीं, जी, जी। बीच में तिरंगा को लेके एक विषय आ गया था, जिससे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया था। गौर साहब को कैसे याद करेंगे? गौर साहब विकास के प्रति बहुत ही समर्पित व्यक्ति थे, और मैं आज ये कह सकता हूँ कि 2003 में जब मैं विधायक बना, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब भी मिलते थे कहते कि रीवा को बदलो, रीवा को बदलो। मतलब विकास का जुनून अच्छा। मेरे अंदर भरने में हाँ। सबसे बड़ा रोल यदि किसी का है तो बाबूलाल गौर जी का है। क्या बात है। क्योंकि कभी कभी हम लोग जाते थे ट्रांसफ़र और इस प्रकार की चीज़ों को लेके, हाँ, तो कहते थे कि फिर ऐसे ही काम तुम भी करोगे, ऐसा लग रहा है, रीवा को बदलो, ठीक है। इस प्रकार। तो वो झकझोरते थे। हाँ। और फिर वो मुझे लगा कि इनसे अब कभी मिलो तो सिर्फ विकास की बात करो, दूसरी बात करेंगे तो ये तवज्जो नहीं देंगे। यही बड़ी अच्छी लाइन है। हाँ। शिवराज जी ने के साथ भी आपने लंबे समय तक काम किया, और शिवराज जी के बहुत खास और भरोसे के मंत्रियों में आपकी पहचान रही है। शिवराज जी को कैसे याद करेंगे एज ए मुख्यमंत्री? शिवराज जी भी लोगों से कनेक्ट करने के मामले में अद्भुत नेता हैं। जी। मास को कनेक्ट करना, और अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, और योजनाओं को बनाना, ऐसी योजनाएं जो आउट ऑफ बॉक्स योजनाएं, बिल्कुल। लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, और सामाजिक सरोकार के से उनका बड़ा संबंध रहा है, और इसलिए सत्ता का उन्होंने बड़ा सदुपयोग किया। विकास, सिंचाई बढ़ी, तो विकास और जनता के कल्याण के कार्यक्रम, इन दोनों मामलों में उन्होंने जिस तरीके से काम किया, उसी का ये असर रहा है कि 18 वर्ष वो मुख्यमंत्री रहे। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। बिल्कुल, बहुत लंबा पेशेंस और शब्दों में उनका जो समन्वय था, उससे कोई गलत बात आमतौर पे उनके मुंह से निकलती नहीं थी, किसी के लोगों के दिल को दुखता नहीं था। जी। और चुनाव के जीतने के मामले में भी हाँ, शिवराज जी का कोई जवाब कोई नहीं जवाब नहीं। चुनाव की ऐसी कि हारी हुई बाजी को कैसे जीतना है, हाँ। ये उन्होंने 2023 में दिखाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम और उनकी योजनाएं इस प्रकार से हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति ठीक प्रकार से काम करे तो वो कभी भी चुनाव हार नहीं सकता। यादव जी को कैसे देखते हैं? हालांकि बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ आपको, मगर फिर भी। डॉक्टर मोहन यादव जी को अभी लंबा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन कम समय में उन्होंने जो योजनाएं चल रही थी, जैसे सिंचाई की योजना, केन बेतवा नदी की अड़चनों को दूर करके हाँ। और उसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी को लाके कराना, चंबल, काली पार्वती सिंध, और ये जो नदियों को जोड़ने की योजना है, इसका भूमि पूजन कराएगी। दोनों योजनाएं 1,75,000 करोड़ की हैं, जिसमें 90% फंडिंग केंद्र सरकार कर रही है। इसमें 3 राज्यों से मामले को सुलझाना भी था, यूपी को और राजस्थान का। तो जिस तरीके से उन्होंने कम समय में प्रधानमंत्री जी को लाके अलग अलग भूमि पूजन करा दिया, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत शिवराज जी ने की थी। बिल्कुल। उन्होंने इसमें एक और जोड़ा, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। तो उससे रीवा में जब कार्यक्रम हुआ तो हम लोगों को एहसास हुआ कि रीवा को कितना फ़ायदा हो रहा है, इतना एक्सपोजर मिल रहा है हमारे इलाके को, कि सारे इन्वेस्टर जो प्रोस्पेक्टिव हैं वो रीवा आए। रीवा को देखा तो कहना, अरे ये तो बहुत बड़ा शहर है और ये तो बहुत विकास हुआ है यहाँ पर। फिर वहाँ के पोटेंशियल को देखा, कितना मिनरल है, कितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। ये इसकी लोकेशन यूपी और बिहार से लगी हुई है, जो गेटवे है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यूपी और बिहार में। तो
तो एक तरीके से यदि हम कोई प्रोडक्ट यहाँ बनाते हैं तो उसका गेटवे है रीवा, जो बहुत बड़ा मार्केट को अपना सामान पहुँचा सकते हैं। तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का कंसेप्ट डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो लाया, वो भी किसी ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और टूरिज़्म में भी, क्योंकि अब मध्य प्रदेश जिस स्थिति में है, यहाँ पर 3 प्रकार की क्रांतियों की ज़रूरत है। हरित क्रांति, जिसके लिए उन्होंने केन बेतवा और काली पार्वती सिंध वाला प्रोजेक्ट किया। औद्योगिक क्रांति, जिसके लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के साथ साथ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और तीसरी पर्यटन की क्रांति, उसमें टूरिज़्म कॉन्क्लेव वो कर रहे हैं। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश जैसा उनको मिला, उसको नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए क्या काम ज़रूरी है, ये उन्होंने तय कर लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो इसलिए डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी कम समय में बहुत अच्छा पिकअप किया है। मुख्यमंत्री के साथ साथ आपके पास जो विभाग है बड़ा महत्वपूर्ण है, माने स्वास्थ्य विभाग है, मेडिकल एजुकेशन विभाग है, मगर हम लोग देखते हैं कि जब भी बात करते हैं कि मध्य प्रदेश चाहे शिशु मृत्यु दर हो, मातृ मृत्यु दर हो या कुपोषण हो, उस सारे में जो नेशनल पैरामीटर है उससे भी काफ़ी नीचे है। हालांकि थोड़ी बहुत प्रोग्रेस पिछले कुछ सालों में हुई है, आपकी सरकार चूँकि लंबे समय तक रही है तो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस दिखती है, मगर फिर भी अभी तक हम लोग उस नेशनल एवरेज के पास नहीं पहुँच पा रहे। तो आप मानते हैं कि आपके लिए अभी बड़ी चुनौती है ये? बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती है, लेकिन ये चुनौती के साथ साथ ये अवसर है हम लोगों के लिए कि हम इस दिशा में काम करके, और जो नेशनल एवरेज है, जैसे मातृ मृत्यु दर है वो 175 थी, जो 157 हुई, और अब और कम होके 147 हो गई है, 143 हो गई है। शिशु मृत्यु दर भी जो 43 थी वो 37 हो गई है। तो मतलब इसका मतलब कि जो प्रयास हो रहे हैं उसमें हम सुधार की ओर हैं। अब हम देश में सबसे नीचे नहीं हैं, लेकिन हमें सबसे बेहतर होना है, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने परफॉर्म किया है। हमने पावर में के सेक्टर में परफॉर्म किया, इरिगेशन में किया, हमने सफाई के कंपटीशन में सभी को पीछे किया। तो मध्य प्रदेश इरिगेशन में 1 करोड़ हेक्टेयर में, तो इसलिए हेल्थ में भी हम यही कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में नेशनल हेल्थ मिशन में जब इतना बड़ा सपोर्ट केंद्र हमको दे रहा है, तो यदि हम चाहें तो हेल्थ के जो इंडिकेटर्स हैं उसको हम देश में सबसे बेहतर बना सकते हैं। तो हमने लक्ष्य उस सबसे बेहतर बनाने का रखा हुआ है। उसके लिए जो काम करने की ज़रूरत है, उसमें जो हमारे यहाँ मैन पावर की कमी है, डॉक्टर की कमी है, उन सबको कैसे दूर करके और उनको हम सही जगह पहुँचाएँ। पर्याप्त ग्रामीण क्षेत्रों में ओपीडी होने लगे, गर्भवती माताओं का रजिस्ट्रेशन होने लगे, फिर सारे का रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उनका एंटीनेटल चेकअप जो हर 3 महीने में होता है प्रसव के पूर्व, वो सब होने लगे। फिर उसमें जो हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडीज़ आइडेंटिफाई होती हैं, उनका हर महीने के 9 और 25 तारीख को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो उनको ऑब्स एंड गायनी वाली जो स्त्री रोग विशेषज्ञ वहाँ पहुँचें और आशा उनको लेके वहाँ पहुँचा दें और उनको काउंसलिंग हो जाए, उनकी आवश्यक दवाई हो जाए, उनको रेफ़र कहीं करना है तो सही समय पे कर दें। इस प्रकार की चीज़ों का एक हम लोगों ने प्लानिंग कर ली है, और आने वाले दिनों में जो सुधार हो रहा है उसमें और बहुत तेज़ी से सुधार हो पाएगा, ऐसा हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं। आपका आश्वासन सही है सर, मगर बार बार ये बात सामने आती है कि अभी भी हालत वैसे हैं कि अस्पताल हैं मगर डॉक्टर नहीं, मशीनें हैं मगर चलाने वाले नहीं, जो कहाँ कमियां हैं, खासकर मैन पावर की, जैसे आपने कही डॉक्टर्स की कमी है। तो ये सब कब तक पूरी हो जाएंगी? क्या डॉक्टर क्यों नहीं जुड़ना चाहते? आते हैं तो क्यों वापस चले जाते हैं? डॉक्टरों का वैसे आमतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में उनको भेजना एक बहुत बड़ी चुनौती तो है, ये बात सही है। इसलिए हम लोगों ने एक और तो हम डॉक्टरों की भर्ती कर ही रहे हैं। ज़्यादातर डॉक्टर्स से हम यही कहते हैं, ख़ासतौर से जो MBBS और MPGA करके बच्चे निकलते हैं, उनकी रूरल बॉन्ड होता है। उनको ग्रामीण क्षेत्रों में 1 साल 2 साल या 5 साल उनको, जिनको हम मेधावी छात्र योजना से पूरी स्कॉलरशिप 100% फीस हम दे रहे हैं, 70-80 लाख रुपए हर साल हम उनको डॉक्टर बनाने में खर्च कर रहे हैं। उनसे हम उम्मीद करते हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे, कि वो 5 साल ग्रामीण क्षेत्र में दें। जो हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं उनसे हम उम्मीद करते हैं कि 2 साल दें, और जो स्कॉलरशिप के बेसिस पे जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको 1 साल बॉन्ड में के। तो हर साल 5000 बच्चे निकल रहे हैं MBBS के, और करीब 1300-1400 PG बच्चे निकल रहे हैं। इनकी ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग होती है, तो उसमें हमारे प्रयास भी है और हम एनफोर्समेंट भी करेंगे कि वो वहाँ पर अपनी बॉन्ड पूरी करें। जैसे डॉक्टर वहाँ उपलब्ध होंगे तो OPD होगी तो लोगों को मालूम पड़ेगा क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, और यदि वो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं हो सकेंगे, और नहीं तो यदि रेफ़र करना है तो उस समय ख़राब किए बिना ही रेफ़र कर दें सही जगह पे। तो ये इंश्योर हम कर रहे हैं, डॉक्टरों की हम भर्ती भी कर रहे हैं, बॉन्ड पोस्टिंग भी हम कर रहे हैं, और अब हम
उसकी सर्विलेंस की भी एक बहुत फुल प्रूफ सिस्टम भी बना रहे हैं कि यदि कोई उस प्रीमाइसेस में नहीं है इतने घंटे, तो उसको हमारे पास ऑनलाइन सूचना आ जाएगी कि ये ड्यूटी में नहीं है, और ड्यूटी में नहीं है तो फिर किस तरीके से हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, इस दिशा पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि आपके अस्पतालों पर चूहे बड़े मेहरबान हैं। एमवाय अस्पताल में चूहों के कुतरने से बच्चों की मौत हुई। आज हम लोग जबलपुर का भी खबर आई है कि वहाँ भी मानसिक रोगियों को चूहों ने कुतर दिया है। तो ये कितनी बड़ी समस्या होती जा रही है। अब ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, ड्यूटी में हैं, उनकी घोर लापरवाही है। इसीलिए हमने इंदौर में कार्रवाई की है। जो एचओडी हैं उनको सस्पेंड कर दिया, एक एचओडी थे उनको हटा दिया है, जो नर्सिंग स्टाफ जो थे, क्योंकि पीआईसीयू में चूहे कहाँ से तो सर? मतलब 24 घंटे नज़र होनी चाहिए उस इंक्यूबेटर पे, पलंग में। बिल्कुल। तो वहाँ पर कोई चूहा आ गया, यही बहुत बड़ी बात है, फिर वो रहा है, ये भी और घोर लापरवाही है। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई की है। सुपरिटेंडेंट को हमने, दूसरा सुपरिटेंडेंट को चार्ज दे दिया है। उसकी जड़ पे भी कहें कि भाई ये इस प्रकार की समस्या वहाँ क्यों है, क्योंकि बहुत पुरानी समस्या इंदौर में बताते हैं कि बहुत पहले से ही वहाँ पर ये परेशानी रही है। तो हमने मालूम पड़ा कि बहुत ही पुराने जर्जर जो भवन हैं, ऐसे जो 5 हमारे पुराने मेडिकल कॉलेज हैं, इंदौर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर और भोपाल, इसके कंप्लीट रीडेवलपमेंट की आवश्यकता है। जो पुराने बिल्डिंग हैं जो इनहाइजेनिक हो गए हैं, जहाँ पर इस प्रकार चूहों ने अपना घर बना लिया है, उन सबको गिराकर और नई बिल्डिंग हम बनाएं, जिससे आने वाले 100 वर्षों तक वो बिल्कुल न्यू हॉस्पिटल की तरह तैयार हो जाए, क्योंकि 75 साल 70 साल पुराने ये कॉलेजेस हैं। तो इंदौर में हमने 772 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए हैं, उसके टेंडर हो रहे हैं, काम शुरू होगा। और उसमें एक कमेटी बना दी थी कि भाई क्या क्या काम इसमें ज़रूरी है, एक बार में सारे डीपीआर में काम आ जाएं, जिससे कि भविष्य में कोई काम करने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसे ही रीवा में 322 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं। ग्वालियर का भी डीपीआर ऑलमोस्ट बन गया है। जबलपुर का भी डीपीआर बन रहा है। भोपाल में भी बहुत काम हुआ है, जो बचे काम हैं उनको भी ले रहे हैं। ऐसे करके, और जब मुझको बताया लोगों ने कि जब वो सारा काम नया हो जाएगा, जहाँ पे चूहों का आतंक है पुराने भवनों में, तो फिर इस समस्या को दूर होगी। तो ये तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, और बाकी जो वहाँ के स्टाफ और जो डॉक्टर्स हैं उनको भी सेंसिटाइज करेंगे, उनको भी पेनलाइज करेंगे। जमलोर वाली घटना आपके संज्ञान में आई होगी आज जो हुई है कि मानसिक रोगियों को कुतरा है बुरी तरह उसकी भी रिपोर्ट बुलाई है, और जो जिम्मेदार होंगे उन पर उसी प्रकार से कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि इस प्रकार के वार्डों में जो पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज होते हैं, और जो उसके एचओडी होते हैं, ये सारे लोगों को इन सब चीज़ों पे ये इस बात का इससे ऐसा समझ में आता है कि वहाँ पे लंबे समय तक लोग या तो उपस्थित नहीं होते, इससे कोई भी इस प्रकार की घटना होती है तो बाद में मालूम पड़ती है, जबकि इमीडिएटली वहाँ पर जो हमारे प्यून हैं, जो हमारे वार्ड बॉय हैं, ये सारे लोगों को इस मामले में अलर्ट होना चाहिए। तो ये कमज़ोरी है, लापरवाही है, और इसके पूरी विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद इस पर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे, जैसे इंदौर में किया है। सर एक छवि और थोड़ी बदलने की कोशिश तो हुई है। पहले हम लोग देखते थे कि जो प्रसव हैं वहाँ तक गाड़ियाँ पहुँचती नहीं थी, एम्बुलेंस जाती नहीं थी, गर्भवती महिलाओं को लेके नहीं आती थी, जननी एक्सप्रेस वगैरह शुरू तो हुई है, मगर अभी भी कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि हम लोग देखते हैं कि प्रसव सड़क पे हो जाता है, अस्पताल के बाहर हो जाता है। तो उस छवि से मध्य प्रदेश को कब मुक्ति मिलेगी? नहीं, अब उसके लिए तो पर्याप्त जो हमारे जननी सुरक्षा वाहन हैं, 108 एम्बुलेंस है, ये 2000 से ज़्यादा चल रहे हैं, लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं। अब ये कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं आती हैं, जैसे बीच में एक घटना आई थी कि एक ऐसे गांव के ऐसे टोले में थी जहां रोड नहीं थी, पानी गिर गया था। तो अब बाद में मालूम पड़ा कि रोड बनाने में समस्या इसलिए भी आती है कि प्राइवेट ज़मीन रहती है, लोग रोड बनाने भी नहीं देते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पे ज़मीन एक्वायर किए बिना दान पत्र के आधार पर ही प्रधानमंत्री सड़क पूरे देश में बनी। उसमें ज़मीन एक्विजिशन का कोई प्रोविज़न नहीं होता है, लोग दान देते हैं और ज़मीन आ जाती है उसमें। तो ये कमियां जो कभी कभी कहीं न कहीं सुनाई देती हैं, उसमें इस प्रकार के भी कारण है कि एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाई। बाकी हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है कि जो रिस्पांस टाइम है वो हमारे रिकॉर्ड में आता है कि यदि कहीं से फ़ोन किया और एम्बुलेंस कितने देर में पहुंची, फ़ोन कब किया और कितना टाइम पे वो एम्बुलेंस पहुंची। आमतौर पे उसको तुरंत रश करना चाहिए और वहाँ पे पहुंचना चाहिए, जो नियरेस्ट स्टेशन होते हैं एम्बुलेंस के। तो उसमें यदि कोई डिले होता है तो उसको भी पेनल्टी लगाई जाती है कंपनी वाले को कि तुम्हारा रिस्पांस टाइम जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा निकला है, और इसलिए उसमें इतने रुपए की पेनल्टी लगा दी जाती है, जिससे कि उनके अंदर ये डर रहे कि भाई
हमारा पैसा कटेगा यदि हम देरी से पहुँचेंगे। तो उद्देश्य यही है कि इमीडिएट उसको असिस्टेंस मिलना चाहिए जहाँ से फ़ोन आया है। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री एक ही, दो विभाग एक ही मंत्री के पास है, तो आप भी उन खुशनसीब मंत्रियों में से जिनके पास दोनों चीज़ें एक साथ हैं और आपके पास काम करने के मौके भी हैं। मगर मेडिकल कॉलेज की सीटें तो बढ़ी हैं, मगर अभी बात गुणवत्ता की पढ़ाई की होती है, तो वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में थोड़ी कमी देखी जाती है। चाहे फैकल्टी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम लोग खड़ा कर देते हैं, मगर अभी भी डॉक्टर्स, फैकल्टी, मशीनें, तो मेडिकल की पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। हाँ, अब लगातार हमारा प्रयास तो यही है। डीन से हम यही अपेक्षा करते हैं कि भाई आपका तो एकेडमिक हेड हैं आप, तो आपको तो शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ही रखा गया है, और हॉस्पिटल के लिए सुपरिटेंडेंट होते हैं, तो हॉस्पिटल की व्यवस्था देखें। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यदि अच्छा नहीं होता है तो फिर परेशानी तो बाद में आती है, बात सही है। इसलिए कई जगह अच्छे उदाहरण भी हैं। फैकल्टी की कमी ना पड़े इसके लिए जो लगातार पीजी की सीट बढ़ाई जा रही है। यदि आप देखेंगे तो पिछले 5 वर्षों से में कितनी पीजी की सीटें थी हमारे यहाँ और आज कितनी हैं, तो उसमें आपको बहुत बड़ा फ़र्क दिखेगा। मेडिकल की सीटें भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। मेडिकल की सीटें बढ़ी हैं और पीजी की सीटें भी बढ़ी हैं, और पीजी की सीट बढ़ने से ही फैकल्टी बनती है, क्योंकि जब पीजी करने के बाद वो 1 साल की एसआरशिप करते हैं, उसके बाद ही वो एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो फैकल्टी की कमी ना पड़े इसके लिए पीजी की सीट बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस दिशा में काम कर रहे हैं, और क्वालिटी में कहीं कमी ना आए ये सबसे ज़रूरी है। तो इसके लिए लगातार उनका ओरिएंटेशन हो, उनकी काउंसलिंग हो, और उनके अंदर डेडिकेशन भी होना चाहिए। जो लोग सेलेक्ट होते हैं अपने मेरिट के आधार पर तो सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। इनकी सर कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था है क्या? मेडिकल कॉलेज में ठीक से पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है? टीचर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? इसके लिए हम लोग लगातार डीन से बात कर रहे हैं कि आप यदि कोई कमी है शासन की ओर से तो उसकी जानकारी दें, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है, हम लोगों की अपेक्षा यही है कि हमारी जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो, और इसके लिए भी हमने उनको निर्देश दिए हुए हैं कि समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग भी हम करेंगे। सर, मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सरकार ने जांच की व्यवस्था तो की है, मुफ्त जांच होती है, बहुत सारी चीज़ें की, मुफ्त इलाज की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था भी होती है। मगर अभी हाल में एक छापा पड़ा था साइंस हाउस में, उसमें पता लगा कि वो सारे वही लोग थे जो जांच करने वाले थे, सरकारी अस्पताल का जांच का ठेका जिनको पिछली सरकार ने दिया हुआ था, और काफ़ी सारा उन पर गड़बड़ियाँ पाई गई। आपके संज्ञान में है ये सब? जो IPHL लैब है जो जिला अस्पतालों में लगा है, और जो हब एंड स्पोक मॉडल में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से PSC तक जो जांच की एजेंसी जो आउटसोर्स में थी, आज से 4-5 साल पहले टेंडर के माध्यम से दी गई थी, और वो साइंस हाउस को ही दी गई थी। अब उसका जो टेंडर के टर्म्स कंडीशंस होते हैं आधार पर वो टेंडर होते हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से लोग आते हैं, बिड करते हैं, जिसका बिड सक्सेसफुल होता है उसको काम मिलता है। अब उस काम में यदि कोई शिकायत आती है तो वो हम लोग संज्ञान में लेते हैं, और उसके लिए जो आवश्यक कार्रवाई होती है वो करते हैं, और यदि कोई गुणवत्ता में और इस प्रकार के कोई बात संज्ञान में आती है या आएगी तो उस पर जो जरूरी कार्रवाई होगी करेंगे। उनकी सर कोई मॉनिटरिंग के लिए कोई सिस्टम है कि जांच प्रॉपर हो रही हो, कितने लोग आ रहे हैं उनको जांच हो, या क्योंकि उस छापे से ऐसा पता लगा था कि बहुत सारे फर्जी बिल उसमें लगा के अपनी कमाई बढ़ाई गई थी। वो अभी जो छापे की जो रिपोर्ट है जी, इनकम टैक्स के द्वारा अभी हमारे विभाग को कोई भेजी नहीं गई है। यदि कोई वहाँ से आता है कि इस प्रकार की गड़बड़ियाँ पाई गई है तो हम उसकी जांच कराएंगे। और जहाँ तक मॉनिटरिंग का सवाल है तो NHM के कई कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है ये लैब को स्थापित करना। भारत सरकार उसमें फंडिंग करती है 60-40 रेशियो में, और जो गाइडलाइन है उसके आधार पर ही पूरे देश में इस प्रकार के लैब की स्थापना होती है। तो उसकी मॉनिटरिंग जितने भी NHM में, नेशनल हेल्थ मिशन में जितने भी कार्यक्रम चलते हैं उसके मॉनिटरिंग के सिस्टम भी हैं। जब हम उनसे बात करते हैं, बुलाते हैं, तो फिर चीज़ें मालूम पड़ती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी का एक दूसरा विकल्प है कि टेलीमेडिसिन हमने शुरू किया है PSC से और सब हेल्थ सेंटर से। सारे पब्लिक हेल्थ सेंटर, पहले वो टेलीमेडिसिन भी आउटसोर्स था, अब उसको समाप्त कर दिया है। अब उसको हम लोगों ने अपने मेडिकल कॉलेज से जोड़ दिया है कि मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहें। जिला अस्पतालों से जोड़ दिया है सब हेल्थ सेंटर को, CHO की ट्रेनिंग करा दी, उधर मेडिकल ऑफिसर की ट्रेनिंग करा दी, ANM और आशा की ट्रेनिंग करा दी, और वहाँ कोई भी जाता है तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, टेलीमेडिसिन से बातचीत कराया गया। और वो जिस दिन आदत में आ गया, आपके माध्यम से मैं दर्शकों से भी ये कहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जैसे UPI से आदत
देश में आदत पड़ आदत पड़ गई। गई पेमेंट अब करने दुनिया में सबसे ज़्यादा यूपीआई का यूज़ करने वाला भारत देश हमारा है। जी। उसी प्रकार से टेलीमेडिसिन की से भी अपने इलाज के लिए लोगों को आदत में यदि डालेंगे तो डॉक्टरों की कमी भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि हमारे जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी नहीं है, विशेषज्ञ हैं। और मरीज़ अपने गांव घर के पास वाले हेल्थ सेंटर में जाके डॉक्टर को दिखाए। यदि वो कहते हैं कि नहीं, इनको विशेषज्ञ से आपकी बात करानी पड़ेगी, तो विशेषज्ञ से बात कराएं। तो टेलीमेडिसिन में भी आउटसोर्स था, जो अब हमने खुद किया है। अच्छा। तो जहाँ तक जो आपका सवाल था जी। कि लैब जो शुरू हुए हैं, हाँ। जो जांच के, तो उसमें यदि कोई विषय इस प्रकार से आता है संज्ञान में, मॉनिटरिंग का सिस्टम तो है एनएचएम में, लेकिन उसके बाद भी यदि कोई ऐसा विषय आता है जहाँ पर लापरवाही हुई है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई होगी। तो सर, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री काम बहुत है, तो क्या जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश कितना बदल जाएगा? आपने क्या सोच रखा है? आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश के हेल्थ इंडिकेटर्स एमएमआर, आईएमआर, कुपोषण और किशोरी बालिकाओं में जो एनीमिया की परेशानी, ये भी आगे चल के फिर एमएमआर और आईएमआर में कन्वर्ट होती है। तो ये हमारा फोकस एरिया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में यदि हमने इस इशू को एड्रेस कर लिया तो हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स बहुत बेहतर हो जाएंगे। दूसरा, इस प्रदेश के सारे नागरिक जो हैं, उनकी जो ज़रूरी जांचें हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होती हैं, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इसकी भी जांच हम लोग बहुत मैसिव ड्राइव, हमारे आशा और जो हमारे सब हेल्थ सेंटर से ही लोगों की पूरी ट्रेनिंग हो गई, उनको ज़रूरी सामान दे दिए गए हैं। अभी 17 सितंबर से जो पूरे हेल्थ कैंप लगने वाले हैं मध्य प्रदेश में 17,000 जी, 2 अक्टूबर तक 2 अक्टूबर तक उसकी लॉन्चिंग मोदी जी कर रहे हैं। और पूरे देश में ये हेल्थ शिविर हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में लगने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में भी 17,000 से 20,000 के सेंटर हमने बनाए हैं। उसमें थीम जो है यही है कि एक तो हर आदमी की जांच, कोई भी व्यक्ति बचे ना जिसकी हम जांच ना कर लें, उसको बता दें आपको बीपी है कि नहीं, शुगर है कि नहीं, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की संभावनाएं हैं कि नहीं है। और दूसरा, गर्भवती माताओं का रजिस्ट्रेशन, फिर उनका एंटीनेटल चेकअप का होता है, उनको हम एमसीपी कार्ड देंगे, जिसमें उनको मालूम रहेगा कि अब अगला एएनसी का एंटीनेटल चेकअप कब होगा, प्रसवपूर्व जांच होगी। फिर उसमें जो एचआरपीज़ हैं, तो हमारे जो जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं, उनको हम इन 15 दिनों में उन सेंटरों में एक रोस्टर बनाकर और भेजेंगे, जहाँ पर जाकर वो ये देखेंगे कि जो सुरक्षित मातृत्व योजना कैसे सही हो सके, और उसमें एचआरपीज़ को क्या करना है। मान लीजिए कोई हाई रिस्क प्रेग्नेंट वाली सूची में आ गई, तो उनके परिवार वालों को और उनके गांव वालों को, उनके जनप्रतिनिधियों को ये बताना कि इसको किसी भी कीमत पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो 30 बेड का होता है, वहाँ पर 9 तारीख और 25 तारीख को ज़रूर पहुँचाइए, आशा को सहयोग करिए। और पूरे उस परिवार, उस महिला गर्भवती हो गई, घर के मेंबर्स तक सेंसिटाइज नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, और 7वें 8वें महीने में जब उसकी हालत ख़राब हुई तो लेके भाग रहे हैं। तो जहाँ जाते हैं वहीं से कहते हैं ऊपर ले जाओ, और जिला अस्पताल ले जाओ, मेडिकल कॉलेज ले जाओ। हाँ। और मेडिकल कॉलेज में लास्ट में बोल देते तुमने आने में बहुत देरी कर दी, इसका तो हीमोग्लोबिन ही 3 है और बचाना बहुत कठिन है, भगवान के ऊपर है। तो इस प्रकार की स्थिति ना बनेगी तो फिर आप देखिएगा। और जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं जो 12 से 18 साल के बीच में, उसमें भी ये बातें आई हैं, जिसमें हमने स्कूल शिक्षा और ट्राइबल विभाग की जो शिक्षा ट्राइबल विभाग देखता है और महिला बाल विकास स्वास्थ्य विभाग, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करके ये कोशिश है कि हम उनको पर्याप्त आयरन की गोलियां कब देना है, कब लेना है, उनको हीमोग्लोबिन की जांच करें, जिससे कि बच्चियां ही मजबूत रहें, जो भविष्य में जाके जब उनकी शादी हो और माँ बने, इस उम्र में यदि टीन एज में ही वो कमज़ोर हो जाएगी तो कल वो माँ बनने की स्थिति में नहीं रहेगी और उसके जीवन को हमेशा खतरा बना रहेगा, और वही फिर एमएमआर बढ़ाता है। तो ये जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर का जो अभियान है, इसमें इस प्रकार की चीज़ों को, जो हमसे सबसे नीचे वाला सेंटर स्वास्थ्य केंद्र जिसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा जाता है, वहाँ पर न सिर्फ जनता को बल्कि जनप्रतिनिधियों को स्वास्थ्य विभाग के साथ, महिला बाल विकास के साथ, स्कूल विभाग के साथ एक इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस के माध्यम से हम सेंसिटाइज करेंगे, जिससे कि लोग अपनी माँ बहनों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। आप 5 बार विधायक रहे, 4 बार मंत्री रहे, तो अब कोई महत्वाकांक्षा है आपकी
मुख्यमंत्री बनने की या और बड़े पदों पर जाने की? इस प्रकार की महत्वाकांक्षा रखना राजनीति में अच्छा नहीं माना जाता, जी। क्योंकि ये फिर ये हो जाता है कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने जो हमको संस्कार दिए हैं कि आपको कोई जिम्मेदारी मिले तो आप अच्छे से करिए, और जिम्मेदारी यदि ना मिले तो चेहरे में शिकन मत लाइए। जी। तो आपको ध्यान दिया होगा कि पिछले कार्यकाल में जब मैं मंत्री नहीं था जी। तो लोग मुझसे कहते थे कि बड़ा अन्याय हो गया है। तो मैं कहता था कि 12 साल में मंत्री रहा हूँ, क्या अन्याय हो गया है, हाँ। दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। तो जब इस प्रकार की हम बात करते हैं तो संगठन के लोगों को और पार्टी के लोगों को अच्छा लगता है। हाँ। और बाकी जो जिम्मेदारी आपको मिली है उस पे बेहतर आप काम करेंगे तो जनता में भी और पार्टी में भी आपकी छवि बनती है। और महत्वाकांक्षा रखना से फिर व्यक्ति का डिवैल्यूएशन होता है, तो इसलिए इस प्रकार की महत्वाकांक्षा कभी हम लोग सोचते भी नहीं हैं। नहीं, चलिए, हमने वो दौर भी आपका देखा जब आपके चेहरे पे शिकन भी नहीं हुआ करती, तब भी हम आपसे मिलते थे, तब भी आप ऐसे हंसते मुस्कुराते रहते थे। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ऐसी मुस्कुराहट और ऐसी सक्रियता हमेशा बनी रहे। आपको बहुत शुभकामनाएं। ये थे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, जो हमेशा विवादों से दूर रहते हैं और लगातार काम में लगे रहते हैं। बहुत सारे काम है स्वास्थ्य मंत्री करने के लिए, और उम्मीद की जानी चाहिए कि इनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश में तस्वीर बदलेगी स्वास्थ्य विभाग की। ब्रजेश राजपूत, विस्तार न्यूज़।